नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की तमाम खबरें, कोरोना से जुड़े अपडेट और साथ ही साथ बात होगी बाजार और कारोबार की भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। चीन की कंपनियों को देश से बाहर करने की मुहिम में एक और बड़ा फैसला हुआ है। देश में हाईवे प्रोजेक्ट से चीन की कंपनियों को दूर रखा जाएगा। सरकार ने तय किया है कि देश में बन रहे किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए कोई भी चीन की कंपनी आवेदन नहीं कर पाएगी। जिन कंपनियों का चीन की किसी भी कंपनी के साथ करार है, उन्हें भी आवेदन करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज ये ऐलान किया। भारत ने चीन को एक और झटका दिया है। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने अपना 4G टेंडर रद्द कर दिया है। अब दोबारा नया टेंडर जारी किया जाएगा। सरकार ने दोनों टेलीकॉम कंपनियों को चीन की कंपनियों से सामान नहीं खरीदने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद टेंडर के निरस्त किया गया। टेलीकॉम का मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि 4G फैसिलिटी के अपग्रेडेशन में किसी भी चाइनीज कंपनी को बनाए उपकरण किया जाए। पूरे टेंडर को नए सिरे से जारी किया जाए। चीनी सामानों का बहिष्कार अब कोर्ट में पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर की महिला एडवोकेट सुप्रिया पंडित ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में अडानी ग्रुप और एक चीनी कंपनी के साथ महाराष्ट्र सरकार के बीच हुए करार को खत्म करने की मांग की गई है। इस याचिका में केंद्र, गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को पार्टी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि चीनी कंपनियों के साथ डील को मंजूरी देने से लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलों पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि कल मंत्रिमंडल शपथ लेगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एमपी विधानसभा में 230 सदस्य हैं। अधिकतम 35 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। शिवराज समेत कुल 6 सदस्य कैबिनेट में हैं, यानी 29 मंत्रियों के लिए जगह है। सूत्रों के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया के 8-9 समर्थकों को मंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार के उस दावे को गलत बताया जिसमें छोटे मझोले उद्योगों में लाखों रोजगार मिलने का दावा किया गया था। उन्होंने कहा कि पीएम के संसदीय क्षेत्र में बुनकर आज गहने और घर गिरवी रखकर गुजारा करने को मजबूर हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि छोटे व्यवसायियों और कारीगरों की हालत बहुत खराब है। हवाई प्रचार नहीं, आर्थिक मदद का ठोस पैकेज ही इन्हें इस तंगहाली से निकाल सकता है। कोरोनिल पर विवाद के बाद आज बाबा रामदेव ने सफाई दी। रामदेव ने कोरोनिल की आलोचना करने वालों पर जमकर गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा कि कोरोनिल के आने से विरोधियों को मिर्ची लगी और हमारे खिलाफ आतंकियों, देशद्रोहियों की तरह एफआईआर करा दी गई। रामदेव ने कहा कि आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने का यूनानी और आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया गया है। हमें कोरोनिल से जुड़ी पूरी रिसर्च आयुष मंत्रालय को दे दी है। जिसको भी देखना है वो देख सकता है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए एप्रोप्रिएट कार्य किया है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि आप क्योर शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। तो मैंने तो अभी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा भाई कोविड मैनेजमेंट के लिए बोल लो, शब्दों के भ्रमजाल में, मायाजाल में मत अटको। देश में कोरोना से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। 24 घंटे के दौरान कोरोना की वजह से 500 से ज्यादा लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 17,400 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इन 24 घंटों के दौरान 18,653 नए केसेस सामने आए हैं। इसमें कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 5,85,493 हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। महाराष्ट्र में अब तक 7,855 लोग जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना की वजह से हालात अब बेहतर हैं और काबू में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया है। केजरीवाल ने कहा कि हमने कड़ी मेहनत से कोरोना पर कंट्रोल कर लिया है। अब 100 में से 13 लोग ही कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। 1 जुलाई तक हमें 70,000 एक्टिव केसेस की उम्मीद थी, लेकिन आज सिर्फ 26,000 एक्टिव केस हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में आज
67% मरीज ठीक हो चुके हैं। हमने 15,000 बेड का इंतजाम कर लिया है। आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि 1 महीने में सबकी, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की मेहनत और सब लोगों की मेहनत, सभी एजेंसीज की मेहनत से जो भयावह स्थिति 1 महीना पहले प्रेडिक्ट की जा रही थी कि 30 जून को 1 लाख के करीब केस होंगे, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 60,000 एक्टिव केसेस होंगे। आज केवल 26,000 एक्टिव केसेस हैं दिल्ली में, लगभग 1/3। मुंबई में 15 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। मीरा भाईंदर इलाके में 1 जुलाई से पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। फल, दूध, सब्जी की दुकानों को खोलने के लिए समय तय कर दिया गया है। कल्याण और डोंबिवली महानगर पालिका में भी पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। यहाँ पर 2 जुलाई से 12 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कल मुंबई में कोरोना के कुल 903 नए मामले थे। सड़क हादसों में पीड़ितों के लिए सरकार एक बड़ी योजना लेकर आ रही है। इसके तहत इन हादसों में घायलों को 2.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज किया जाएगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी की मदद से एक मोटर व्हीकल रिलीफ फंड बनाएगा। जीआईसी ही पीड़ित के इलाज का खर्च उठाएगा। इस स्कीम को लागू करने की जिम्मेदारी भी जीआईसी की होगी। इस स्कीम का मकसद जो है वो सड़क हादसे में पीड़ितों को तुरंत इलाज देना है। आइए अब बात बाजार और कारोबार की कर लेते हैं। तो जुलाई के पहले दिन बाजार में शानदार तेजी रही। आज बाजार एक हफ्ते के ऊपर स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 128 अंक चढ़कर 10,400 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 499 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज बैंकिंग शेयरों में शानदार खरीदारी रही। छोटे मझोले शेयरों में खरीदारी रही। एफएमसीजी, तेल, गैस शेयरों में हल्की खरीदारी नजर आई। एनबीएफसी शेयरों में शानदार तेजी रही। कैपिटल गुड्स, फार्मा शेयरों में बिकवाली रही। सोना आज फिर से नए शिखर पर पहुंच गया। एमसीएक्स गोल्ड ने आज 48,982 रुपये की नई ऊंचाई को छू लिया। वहीं हाजिर बाजार में जीएसटी के साथ सोने का भाव 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गया। पिछले 1 साल में सोने ने 43% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और इतनी तेज़ी के बाद भी सोने की मांग बनी हुई है। चांदी के सितंबर वायदा में 51,000 रुपये के करीब कारोबार दिखा है। चांदी ने पिछले 3 महीने के करीब 22% का जोरदार रिटर्न दिया है। आरबीआई की एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनियां हैं उनको रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है। इसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल के जरिए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाई गई है। एसबीआई की सब्सिडियरी एसबीआई कैप ने एसएलएस ट्रस्ट नाम से एक एसपीवी बनाया है। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। 31 मार्च 2019 तक सीआरएआर 15% से कम होना चाहिए और एनपीए 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन में थोड़ी ढील के बाद ऑटो सेक्टर ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। मारुति सुजुकी की बिक्री मई के मुकाबले जून में 3 गुना से ज़्यादा बढ़ी है। मई में मारुति ने कुल 18,539 गाड़ियां बेची थी, जो कि जून में बढ़कर 57,428 हो गई है। हालांकि पिछले साल जून के मुकाबले इस साल जून में बिक्री 54% कम रही है। जून में मारुति ने ऑल्टो, वैगनार और ये जो इस तरह की मिनी सेगमेंट में कुल 10,458 कारें बेची हैं। स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेरो, बलिनो, डिज़ायर की बिक्री जो है वो 26,696 रही। जून में एस्कॉर्ट्स ने जमकर ट्रैक्टर बेचे हैं। ट्रैक्टर की कुल बिक्री जून में 21.1% बढ़कर 10,851 रही। एस्कॉर्ट्स ने पिछले साल के इसी महीने में 8,960 ट्रैक्टर्स बेचे थे। महिंद्रा ने भी जून में 36,544 ट्रैक्टर्स बेचे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10% ज़्यादा हैं। इसमें भी 35,844 ट्रैक्टर्स देश में बेचे गए। हालांकि महिंद्रा की एसयूवी और ट्रकों की बिक्री में गिरावट आई है।
जून में महिंद्रा की एसयूवी और ट्रकों की बिक्री में 55% की गिरावट दर्ज हुई। कार्लाइल ग्रुप एयरटेल के जो डेटा सेंटर कारोबार नेक्स्ट्रा डेटा में 25% हिस्सेदारी खरीदेगा। ये हिस्सेदारी करीब 1780 करोड़ रुपए में खरीदी जाएगी। इस डील के बाद नेक्स्ट्रा का वैल्यूएशन 1.2 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। नेक्स्ट्रा डेटा एयरटेल की 100% सब्सिडी है। डील के बाद नेक्स्ट्रा डेटा में एयरटेल की हिस्सेदारी 75% हो जाएगी रह जाएगी। और हालांकि इस डील के ज़रिए अभी रेगुलेटरी मंजूरियां लेना बाकी हैं, जिसमें CCI की मंजूरी भी शामिल है। कोरोना संकट के बीच एयरबस ने करीब 15,000 लोगों को हटाने का फैसला कर लिया है। कंपनी ने कोरोना की वजह से पैदा हुए संकट को गंभीर बताते हुए कहा कि वो अपने कुल कर्मचारियों में से 11% की छंटनी करेगी और बैलेंस शीट को सुधारेगी। ये छंटनी अगले साल गर्मी तक हो जाएगी। कंपनी के मुताबिक 5,000 कर्मचारियों को फ्रांस से हटाया जाएगा, 5100 को जर्मनी से, 900 को स्पेन से, 1700 को ब्रिटेन से, 1300 को दुनिया के अन्य देशों से कंपनी के कर्मचारियों को निकाला जाएगा। फार्मा कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक दवाओं के कच्चे माल की क्लियरेंस में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियरेंस दिक्कतों में अब सुधार ला लिया गया है। कल रात से एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स में फंसे सामानों की क्लियरेंस तेज हो गई है। हालांकि हालात सामान्य होने में अभी 1 हफ्ता लगेगा। मुंबई में JNPT और एयर कार्गो में काफ़ी माल फंसा हुआ था। चीन से आने वाले सामानों की जांच में सख्ती के कारण जो है वो दिक्कतें बढ़ी थी। दवाओं का 70% कच्चा माल चीन से आता है। लॉकडाउन के बाद पहली बार GST कलेक्शन का डेटा जारी हुआ है। जून में GST कलेक्शन 90,917 करोड़ रुपए रहा। हालांकि ये पिछले साल जून के मुकाबले 91% ही है, लेकिन अप्रैल और मई के मुकाबले जून के आंकड़ों में काफ़ी इजाफा देखा गया है, अच्छे हैं। अप्रैल में GST कलेक्शन से 32,294 करोड़ रुपए था और मई में 62,000 करोड़ रुपए रहा। साल की पहली तिमाही में GST कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 59% रहा था। ZEE5 ने देश के पहले शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म से पर्दा उठा दिया है। इसका नाम है हाईपिल, यानी कि ये आत्मनिर्भर हाईपाई, ये जो है इसका नाम है। और आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखकर बनाए गए इस शुद्ध देसी ऐप में कोई भी अपनी क्रिएटिविटी पूरी आज़ादी के साथ दिखा सकता है, बिना झिझक खुद को जाहिर कर सकता है, अपने अंदर छुपे टैलेंट को देश के सामने रख सकता है। इसी सोच को ध्यान में रखकर ये ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप में तमाम फीचर्स हैं जिसका इस्तेमाल करके कोई भी अपने मुताबिक वीडियो कंटेंट तैयार कर सकता है। हाईपाई का ऑफिशियल लॉन्च जल्द किया जाएगा। उत्तराखंड में आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये यात्रा केवल उत्तराखंड के लोगों के लिए ही है। बाहरी राज्यों से आने वाले उत्तराखंड निवासी क्वारंटीन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही 4 धाम की यात्रा कर सकेंगे। कोरोना वायरस को देखते हुए इस बार 4 धाम यात्रा के लिए कई नियम बनाए गए हैं। बद्रीनाथ में 1200, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री में 400 लोग ही एक दिन में दर्शन कर सकेंगे। अभी बहुत कम लोग शामिल हो सकेंगे और बाद में यात्रियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा का इस्तेमाल अनिवार्य करने को लेकर आदेश जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया है कि सभी कर्मचारी कामकाज के लिए मराठी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारी और कर्मचारी का इस साल का वेतन वृद्धि रोक दिया जाएगा। सभी सरकारी दफ्तरों, मंत्रालय में अधिकारियों को जो है वो आधिकारिक इस्तेमाल के लिए लिखे जाने वाली चिट्ठियाँ और दूसरे संचार माध्यमों में सिर्फ मराठी भाषा का इस्तेमाल करना होगा। कोरोना के चलते महाराष्ट्र के सबसे मशहूर गणपति मंडलों में शुमार लालबाग इस बार गणपति विसर्जन का उत्सव नहीं मनाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी मंडलों को आदेश दिया था कि इस साल गणपति उत्सव हर साल की तरह न मनाया जाए। गणपति मंडलों ने 2 मूर्तियां बनाने का फैसला किया है। एक बड़ी मूर्ति बनाई जाएगी और एक छोटी। सिर्फ पूजा सिर्फ छोटी मूर्ति की जाएगी, लेकिन लालबाग के राजा मंडल की एक ही मूर्ति है। यहाँ छोटी मूर्ति नहीं है, इसलिए बड़ी मूर्ति की भी पूजा की जाएगी।
जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सीआरपीएफ के गश्ती दल पर आतंकी हमला हुआ है। यह हमला सोपोर के मॉडल टाउन क्षेत्र के रेबान में हुआ। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ है और 3 जवान घायल हुए हैं। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अब बताया जा रहा है कि आतंकियों ने घात लगाकर पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पेट्रोलिंग कर रहे जवानों पर खुलेआम फायरिंग भी कर दी। हवाई ईंधन या एटीएफ की कीमतें आज 7.5% बढ़ गई हैं। हालांकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन कोई बदलाव नहीं हुआ। एटीएफ की कीमत में एक महीने में ये तीसरी बढ़ोतरी है। इसके साथ ही बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत ₹1 बढ़ाकर 594 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी गई है। ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट समेत कई भारतीय आर्टिस्ट को ऑस्कर अवार्ड देने वाली संस्था एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज में शामिल होने का न्योता दिया गया है। एकेडमी में नए सदस्यों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डाली है। आपको बता दें कि अवार्ड्स के आयोजन की तारीख 25 अप्रैल 2021 तय की गई है। प्रियंका चोपड़ा के अमेजॉन स्टूडियोज के साथ $multi-million प्रोजेक्ट की डील फाइनल हुई है। इस जानकारी को खुद प्रियंका ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया है। ये डील 2 साल की है, जिसके तहत प्रियंका अमेजॉन के साथ मिलकर कंटेंट में एक्टिंग और प्रोडक्शन भी करेंगी। अमेजॉन को उम्मीद है कि प्रियंका भारत में अपने अमेजॉन के दायरे को बढ़ाने में मददगार साबित होंगी। आमिर खान की मां जीनत हुसैन की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। इससे पहले उनका बाकी परिवार कोरोना से सुरक्षित पाया गया था। इस खबर के बाद आमिर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी है। मंगलवार को आमिर ने ही सोशल मीडिया पर अपने एक हाउस स्टाफ के कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबर दी थी। अमेजॉन प्राइम की ओरिजिनल वेब सीरीज ब्रीद इनटू द शेडोज का ट्रेलर रिलीज हो गया है। सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर ये सीरीज 10 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। इस क्राइम थ्रिल सीरीज से अभिषेक बच्चन और नीता मेनन अपना डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं। ब्रीद इनटू द शेडोज कुल 12 एपिसोड की एक सीरीज है। इसमें अभिषेक बच्चन अपनी गुमशुदगी हो चुकी गुमशुदा बेटी सिया को पाने की कोशिश कर रहा है। सीरीज में अमित साथ अभी खास भूमिका नहीं। लंबे समय से अटकी डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया की फिल्म यारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। Z5 की ये फिल्म 25 जुलाई से मौजूद होगी Z5 पर और 1970 से 1990 की ऐतिहासिक प्रेम कहानी दिखाती इस फिल्म में विद्युत जामवाल, श्रुति हासन, अमित साध, गली बॉय फेम विजय वर्मा की अहम भूमिका है। बात स्पोर्ट्स की कर लेते हैं। फुटबॉल के जादूगर लियोनेल मेसी ने इतिहास रच दिया है। मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर का 700वां गोल दाग लिया। ला लीगा में कल देर रात बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड के बीच खेला गया मुकाबला। इस मैच में मिली पेनल्टी को गोल में बदलकर मेसी ने अपने करियर का 700वां गोल दाग दिया। क्रिकेट की बाइबल समझी जाने वाली पत्रिका विजडन ने रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी का भारत का सबसे बहुमूल्य टेस्ट खिलाड़ी घोषित किया है। विजडन ने खिलाड़ी की क्षमता आंकने के लिए क्रिकविज रेटिंग का इस्तेमाल किया और उनकी रेटिंग 973 बैठती है, जो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे नंबर पर है। तीन मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह उपकप्तान बेन स्टोक्स पहले टेस्ट में कप्तानी का पदभार संभालेंगे। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 8 जुलाई को टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। दरअसल जो रूट पहले टेस्ट की तारीख के आसपास दूसरी बार पिता बनने वाले हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि डिलीवरी के समय वो अपनी पत्नी के साथ रहें। फीफा ने अपने पूर्व वित्त निदेशक मार्कस कैटनर को 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। कैटनर पर पूर्व अध्यक्ष सेप ब्लास्टर और कई बड़े पदाधिकारियों को बढ़ा हुआ वेतन और बोनस के रूप में करोड़ों डॉलर देने का आरोप है। फीफा ने कहा कि कैटनर को हितों के टकराव और पद के दुरुपयोग का भी दोषी पाया गया है। पाकिस्तानी खिलाड़ी इंग्लैंड पहुंच गए हैं और अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है, लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी कोरोना संकट के बीच नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। पीसीबी ने खुद अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर खिलाड़ियों के मैदान पर ट्रेनिंग करने की तस्वीरें पोस्ट की हैं।
जबकि उन्हें यहाँ 14 दिन क्वारंटाइन में रहना था, जिसके बाद खिलाड़ियों को मैदान पर उतरने के लिए इजाज़त थी, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी अगले ही दिन मैदान में उतर आए। चीनी कंपनियों के खिलाफ अब अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी सरकार ने चीन की 2 कंपनियों हुआवे और ZTE कॉर्प को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। जब अमेरिका ने इन दोनों कंपनियों पर कारोबार करने पर बैन लगाया है और अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने 5 और 0 की वोटिंग के आधार पर इन कंपनियों को खतरनाक बताया। अमेरिकी सरकार ने इन कंपनियों से $8.3 बिलियन का करार किया है, लेकिन इस पर भी रोक लग गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।